कृतिका भाग 2 जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक जो कमलेश्वर द्वारा रचित है, जो एक व्यंग लेख है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। नाक जो एक व्यंग लेख है, इसके लेखक हैं जो कमलेश्वर। आइए कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 में हुआ। जन्मभूमि इनकी मैनपुरी उत्तर प्रदेश थी और मृत्यु इनकी 27 जनवरी 2007 को हुई। मृत्यु स्थान फरीदाबाद हरियाणा रहा और कर्म भूमि भारत है। कर्म क्षेत्र में इन्होंने उपन्यास लिखे, लेखक भी थे, ये आलोचक भी थे और फिल्म कथा लेखक भी थे। मुख्य रचनाएं इनकी कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान, मेरी प्रिय कहानियां आदि रहे। आइए हम जानते हैं जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का उद्देश्य क्या है, लेखक ने यह पाठ क्यों लिखा। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर व्यंग किया है। जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की तस्वीरें, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है, यह सब इस पाठ में बताया गया है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का सारांश जानते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक दास्तान है। प्रस्तुत लेख से यह शिक्षा मिलती है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने बैठे हैं। अंग्रेजी की हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में उनके खिलाफ रोष था। यही वजह है कि प्रस्तुत लेख में ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और परतंत्र मानसिकता का वर्णन किया है। आइए जानते हैं एलिजाबेथ के बारे में। इस चित्र में हम देख रहे हैं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ही जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल आधार है, क्योंकि सारा घटनाक्रम उन्हीं पर आधारित है। बात उन दिनों की है जब भारत परतंत्र था और भारत पर अंग्रेजों का शासन था और इंग्लैंड की महारानी अपने पति के साथ भारत आना चाहती थी और ब्रिटिश शासन भी उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गया। दिल्ली की भी काया पलट होने लगी। दूसरी ओर समस्या रानी की वेशभूषा को लेकर थी और उनका दर्जी परेशान था कि रानी अपनी यात्रा के दौरान भारत, पाकिस्तान और नेपाल में कब कौन सी ड्रेस पहनेगी। रानी के लिए एक नीले रंग का सूट बनवाया गया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया था और इस सूट पर करीब 400 पाउंड खर्च हुए थे। लेकिन एक परेशानी और हड़बड़ी की वजह यह थी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी और उस पर नाक का गायब होना। इसे ब्रिटिश सत्ता ने अपमान के रूप में देखा जा रहा था। अतः नाक पुनः लगाने के हर संभव प्रयास किए गए, पर यह कोई आसान काम नहीं था। कहानी में इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक जो कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग लेख है। आइए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इसमें बताया गया पैराग्राफ में कि रानी एलिजाबेथ भारत पधारने वाली थी और अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी और भारत के साथ वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा भी करने वाली थी और उनके स्वागत की काफ़ी तैयारियां हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने
एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। रानी के लिए नीले रंग का सूट जिसका कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया और खर्चा उसका 400 पाउंड का था। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खास नामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। रानी एलिजाबेथ के जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी लोग थे, यहाँ तक उनके कुत्ते की भी खबरें अखबार में छप रही थी और इस बात में व्यंग छुपा हुआ है कि शोर शराबा इंग्लैंड में था और शंख की गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। रानी तो एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ आने वाली है तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए, बहुत कुछ, क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, जिनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह में निकल गया, वाह, आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। और करिश्मा तो यह था, किसी ने किसी की से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों में नाजरीनों की तरह श्रृंगार किया। रानी एलिजाबेथ के स्वागत में दिल्ली की काया पलट हो गई और सड़कें साफ हो गई, जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई और इमारतें भी दिल्ली की चमक हुई। इस तरह से हिंदुस्तान वालों ने कहा कि रानी हमारे घर आ रही हैं तो हम, ये खुदा की रहमत है, कभी हम उनको देखते हैं और कभी अपने घर को देखते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल पेश थी। वह मुश्किल क्या थी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी और जो मूर्ति थी और उस पर नाक नहीं थी, तो यह सबसे बड़ा परेशानी का कारण थी। आइए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल पेश थी कि वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब था पर सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक ने यह व्यंग किया है कि दिल्ली में सब कुछ था, सफाइयाँ हो गई थी, काया पलट हो गई, लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। क्रम से है, आपने अभी तक पढ़ा कि जॉर्ज पंचम की नाक दिल्ली में नहीं थी, सब कुछ था और उसके लिए सारे लोग परेशान थे। लेकिन यह बहुत मुश्किल पेश थी कि जॉर्ज पंचम की नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस पैराग्राफ में बताया है कि जो नाक मान प्रतिष्ठा सम्मान का द्योतक होती थी, वही नाक नहीं थी और नई दिल्ली की सारी काया पलट हो चुकी थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास किए गए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबार में पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बहस भी हुई थी, राजनीतिक आंदोलन भी चला था और कुछ पक्ष में लोग थे और कुछ विपक्ष में थे और कुछ खामोश थे कि नाक रखी जाए या नहीं रखी जाए। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई नाक की तरफ पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों की हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घर में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गरिल्ला युद्ध होता रहा।
उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। इस पैराग्राफ में बताया है कि नाक के लिए क्या नहीं हो सकता है। इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की नाक लगी थी वह गायब हो गई और हथियारबंद पहरेदार अपना काम करते ही रह गए, लेकिन लाट की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सभी वहां सहमत थे कि अगर नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इस पैराग्राफ में बताया है कि नाक न होना, सम्मान न होना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर नाक नहीं रही तो हमारी भी इज्जत नहीं रहेगी कि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं और भारत आने पर मूर्ति पर नाक ही नहीं होगी। जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में कई बैठकें हुई, मशवरे हुए और आखिर में यह तय कर लिया गया कि मूर्ति पर नाक लगानी जरूरी है। आइए पढ़ते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय हुआ कि हर हालत में इस पर नाक होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। आखिर तय हो ही गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगानी है। उसके लिए मूर्तिकार को बुलाया जो थोड़ा गरीब था, पैसों से लाचार था, और उन्होंने उन लोगों की हालत देखी जो बहुत परेशान थे और तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। और मूर्तिकार को जब यह आवाज़ सुनाई दी कि नाक लगानी है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, तो उसने जवाब दिया, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्तिकार ने कहा कि लाट के पत्थर के बारे में जब तक मेरे को जानकारी नहीं होगी तब तक मैं इस पर नाक नहीं लगा सकता हूँ। सब हुक्कामों को एक दूसरे की तरफ ताका और एक नज़र से दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। जब लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया, किस समय का है, यह तलाश के लिए जब छानबीन की गई तो सारे लोग परेशान हो गए और पुरातत्व विभाग में भी लोगों ने छानबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। आप चित्र में देख ही रहे हैं कि मूर्तिकार के साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में चर्चा कर रहे हैं, लाट के पत्थर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम की नाक क्रमशः हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दामोदर आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल किया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला
जमाना खुशहाल होगा। इसमें पैराग्राफ में बताया कि मूर्तिकार ने कहा कि पत्थर कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हर पहाड़ पर जाऊंगा और जैसे जॉर्ज पंचम की नाक है मूर्ति बनी हुई है, उसी तरह की नाक का पत्थर खोज कर लाऊंगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर तनाव बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार हर जगह गया, लेकिन वो हताश हो गया कि हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिला। सभापति ने तैश में आकर कहा कि लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। एक करारा व्यंग किया है लेखक ने कि हिंदुस्तान में सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन पत्थर क्यों नहीं है। जब हम हिंदुस्तान की सब चीज़ों को अपना चुके हैं तो एक पत्थर क्यों नहीं मिला। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक वैसे उसे उतार लिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यहाँ तक कि लोग दूसरी अपने बलिदानी लोगों की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए लोग तैयार हो गए। मूर्ति की नाक जब किसी भी हिंदुस्तान के पत्थर पर मैच नहीं हुई तो मूर्तिकार ने कुछ और आइडिया दिया। पढ़ते हैं। मूर्तिकार चुप खड़ा था। उसकी आंखें सहसा चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं। इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिनकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार ने अपने देश के नेताओं की जिनकी मूर्तियां लगी थी उसकी नाक लगाने का सुझाव दिया। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से काम तो करना, लेकिन बड़ी होशियारी से, किसी को पता न चल पाए कि जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति पर नाक लगाने के लिए हमारे देश के नेताओं की नाक उतार ली गई। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई, नेरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। मूर्तिकार ने सभी हमारे महापुरुषों की नाकों का लिया नाप, लेकिन वो कोई भी नाक उस पर फिट नहीं आई, तो वो गुजरात की ओर भागा। मूर्तिकार अब कहाँ पहुँचता है। सरदार पटेल, विट्ठल भाई, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। फिर गुजरात में भी उसको सफलता नहीं मिली तो वह बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा मनमोहन राय आदि को भी देखा। नाप जो की ओर बिहार की तरफ चला। गुजरात में भी नहीं उसको कामयाबी मिली, बंगाल में भी नहीं मिली, तो फिर वो बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल
आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब में पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कहने का तात्पर्य है, व्यंग्य है लेखक ने कि हमारे जो देश के नेता थे पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाया, लेकिन जो उनकी प्रतिष्ठा थी, उनका मान सम्मान था, उसके आगे जॉर्ज पंचम का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ही थोड़ी थी। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बढ़ाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने एक सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट हो जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इनसे बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। हमने देखा कि बच्चों तक की नाक जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा के आगे छोटी बड़ी ठहरी। जॉर्ज पंचम की नाक अभी तक हमने पढ़ा कि मूर्तिकार ने हर पहाड़ का पत्थर देखा, हर भारतीय नेताओं के नाक मूर्ति की नाक देखी, यहाँ तक शहीद हुए बच्चों की नाक भी देखी, लेकिन कोई भी नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट नहीं आई। आइए आगे पढ़ते हैं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। फिर बड़े बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी ही नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और पहली शर्त दोहराई। जिस कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक तो जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार ने अंत में फैसला किया, किसी भी 40 करोड़ भारत की जनता की में से किसी भी एक की नाक उस पर लगा दी जाए। यह बात सुनते ही साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे गई। क्या इजाज़त दे गई कि 40 करोड़ में से कोई भी जिंदा नाक आप जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट कर सकते हैं।